हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं आज का लेक्चर क्या है और किस पे बेस्ड है। आज का लेक्चर क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1.12 और इस लेक्चर में है, देखिए इसको देखते रहिए। एक डायग्राम बना है ये एरिया वेक्टर। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, एरिया वेक्टर पढ़ना है, फ्लक्स पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। फ्लक्स एक नई क्वांटिटी है बेटा आपके लिए, एक नई क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्लास 9, 10th और 11th में हमने शायद नहीं देखा होगा। ये हम लोग डायरेक्ट क्लास 12th में एक नए क्वांटिटी से मिल रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसके बारे में पहले जानें कि ये क्वांटिटी क्या है, हम किसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स किसको कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हम किस चीज को कहते हैं कि ये फ्लक्स है। क्लियर। हमारा प्रश्न क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, फ्लक्स क्या है। फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एरिया के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने एक डिफरेंट कलर का एरिया बनाया है कि इससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आए। एरिया हमें क्या पढ़ना है पहले, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, लेकिन उससे पहले जरा देखिए एरिया। बेटा एरिया पता है, एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी बात करने जा रहा हूं, क्योंकि एरिया को आप देखेंगे तो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये होता स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे, ये स्केलर भी है और वेक्टर भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्केलर भी है, वेक्टर भी है। कैसे, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर ये फेस आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये सर फेस नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर इसके पास आपको एक मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है कि हाँ लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे इसका एरिया पता चल जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन मैं अगर बात करूं कि कोई कर्व है, ऐसा हो गया, चाहे ऐसे हो गया, ये है, चाहे इस तरह का कोई भी इरेगुलर शेप है, इसके पास कोई डायरेक्शन है क्या, इसके पास कोई डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं। क्यों, क्योंकि आप अगर बात करें तो देखिए इसके ऊपर इधर से अगर मैं बात करूं तो ये भी डायरेक्शन है इसके पास, सामने की बात करो तो ये भी डायरेक्शन है इसके पास, लेकिन इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन या इसके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मैं बात करना चाहता हूं यहां से लेकर के यहां तक, मुझे बताइए कि इसका डायरेक्शन किधर है। आप कहेंगे इधर है, ये भी सही। कोई कह देगा सर इधर है, ये भी सही। इधर है, ये भी सही। इधर है, ये भी सही। भाई हर तरफ है इसका डायरेक्शन, लेकिन इसका मुझे डायरेक्शन बताओ, एक के सिवा दूसरा डायरेक्शन बताओ। इस फेस का मुझे कोई एक डायरेक्शन जो आपकी तरफ है उसे छोड़ करके कोई दूसरा डायरेक्शन बताइए। क्या ये ऐसे है, नहीं, ये कैसे है, आपकी तरफ है। क्लियर होगी बात। देखिए हम लोग समझते हैं कैसे, हाँ इसके पास मल्टीपल डायरेक्शंस है, तो जिसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है तो हम उसको क्या कहते हैं। तो इस एरिया, ये जो कर्व एरिया है ना, ये कर्व एरिया, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कर्व एरिया की बात कर रहा हूं। तो इस कर्व एरिया के पास इस कर्व एरिया के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे हम एक स्मॉल ds की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्मॉल ds की बात करते हैं। यहां पर भी आप एक स्मॉल ds बनाइए। देखिए इस स्मॉल ds का डायरेक्शन यही है, इसके सिवा इसका कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है। अगर आप यहां पे कंसीडर करेंगे तो ये है, इसके सिवा कोई दूसरा डायरेक्शन आप इसके लिए ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक स्मॉल ds की अगर मैं बात करूं तो इसके पास अपना एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो ये इतना सा पोर्शन एरिया का एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, क्योंकि इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, दैट इज कॉल्ड ds, और इसके पास अपना वेक्टर भी है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ds इज अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन एंड दिस। यहां से देखिए यूनिट वेक्टर की बात करें तो यही होता है ना,
इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 विथ डायरेक्शन, 1 यूनिट विथ डायरेक्शन, यही तो बचता है। इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो एक यूनिट एरिया होगा तो उसके पास एक डायरेक्शन होगा। क्लियर? तो जब हम स्मॉलेस्ट एरिया की बात करते हैं किसी भी कर्व की, तो उसके पास डायरेक्शन तब मिलेगा अगर मैं पूरे कर्व सरफेस की बात करूं एक साथ, तो उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि इसके पास देखिए, इसमें आप एक यूनिट एरिया बनाइए, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये बनाया। देखिए इन सब का डायरेक्शन किधर है? आप ही की तरफ है, सेम है। तो इन सभी यूनिट एरिया का डायरेक्शन आप ही की तरफ है। तो इसके पास फिक्स डायरेक्शन है पूरे एरिया के लिए। तो हम इसकी बात क्या करते हैं? S इज इक्वल टू N इंटू एस। द सेम थिंग इज हियर। इसको हमने स्मॉल टर्म में लिखा है। फॉर अ कर्व सरफेस के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल में। लेकिन एक पूरा सरफेस का एक ही डायरेक्शन है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? सो दिस इज नोन एज एरिया वेक्टर ऑफ दिस एरिया। यानी इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है? आपकी तरफ है। देखिए जरा एक एग्जांपल है मेरे पास, ये है एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, आप देख रहे हैं। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को धीरे धीरे घुमा दूं, अब क्या आपको इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये एरिया नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फेस है वो इधर है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। एक ही एरिया के पास दो डायरेक्शन भी होते हैं, एक आउटसाइड होता है तो एक इनसाइड होता है। अगर मैं बात करूं ये ऐसे, तो एक आपकी तरफ है और एक मेरी तरफ है, तो मैं कहूंगा उधर की तरफ आउटसाइड है, इधर की तरफ इनसाइड है। ओके, द सेम थिंग इज हियर। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो एरिया वेक्टर समझ में आया कि एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? इस टर्म को हम एक एरिया वेक्टर कहते हैं। एक एरिया के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग को समझना है फ्लक्स। क्या है टास्क हमारा? फ्लक्स। फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। अब फ्लक्स क्या होता है इसको मुझे समझना है कि फ्लक्स कहते किसे हैं। फ्लक्स कहते किसे? फ्लक्स को समझने के लिए भी मुझे इसी चीज का, इस एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आप अपने फैमिलियर एग्जांपल को समझिए, जो कि आपके घर में ही एग्जांपल है। ये कौन सा? आपके घर में क्या दीवार पे आप जो विंडो ओपन करते हैं वहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए कैसे, इसको रफ कर दे रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिए। देखिए कैसे, ये आपका एक घर का दीवार है, एक फेस इधर है और ये घर की छत है। ठीक है, एक विंडो ये आपने ओपन किया है घर के लिए, और एक विंडो ये ओपन किया है, और एक छत पे आपने एंगल बना रखा है। क्या बना रखा है? एंगल बना रखा है। क्लियर? ये तीन ओपनिंग फेस है, ये तीन ओपनिंग फेस है आपके घर का। छत से भी ओपन है, एंगल लगा हुआ है, इधर भी खिड़की में एंगल लगा हुआ है, और इस खिड़की पे भी एंगल लगा हुआ है। यानी आपका ये ओपन फेस है। आप इस खिड़की से क्या पाते हैं? आप इस विंडो से क्या पाते हैं? देखिए क्या क्या पाते हैं। एयर पाते हैं, एयर आप गेट करते हैं, आपको मिलता है एयर। ठीक है, एयर की इंटेंसिटी भी मिलती है, आपको लाइट की भी इंटेंसिटी मिलती है। तो ये जो इंटेंसिटी मिलती है, अब एयर कैसी क्वांटिटी है? अगर एयर एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, एयर अगर पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसके पास वेलोसिटी वेक्टर होती है। कौन सी वेक्टर होती है? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर होती है। और लाइट का भी पर्टिकुलर, अगर वो फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके पास कौन सी इंटेंसिटी वेक्टर है? उसके पास क्या है? इंटेंसिटी है।
ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, रेज बना करके। एयर के लिए भी हम कैसा पिक्टोरियल डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल करते थे। ओके, तो फ्लक्स अभी तक नहीं आप बताए सर, फ्लक्स क्या होता है। चलिए देखिए, अगर एयर, सन इधर है, ओके, सन इधर है तो सनलाइट इधर आ रही है, एयर भी इधर ही फ्लो करके आ रही है, तो आपको एयर और सनलाइट इस विंडो से मिलेगा। क्या यहां से मिलेगा? नहीं। क्या यहां से मिलेगा? नहीं। इधर से जो आपको मिल रही है ना, क्या मिल रही है, इन दोनों के वेक्टर फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है। वेक्टर फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है। इन दोनों के वेक्टर फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है। देखिए कैसे, जब एयर स्लो फ्लो करता है, स्लोली चलता है, तो हम कहते हैं बड़ी धीरे धीरे हवा आ रही है, बहुत धीरे एयर फ्लो आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी होती है। तो जो इस वेक्टर फील्ड की इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड, कितने में, इन 1 सेकेंड आपके घर में एंटर कर गई, ये देखिए एंटर कर गई, 1 सेकेंड में कितनी एंटर कर गई, 1 2 3 4 लाइन, हम इसको नंबर ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइन एंटर कर गई, चाहे एयर की चाहे लाइट की, तो ये जो कहलाएगी ना, ये जो ये पर्टिकुलर, ये है फ्लक्स। फ्लक्स, इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्लक्स। ये बात समझ में आई कि फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी भी वेक्टर फील्ड की इंटेंसिटी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड में जो एंटर करती है, जो आती है, उसको हम कहते हैं फ्लक्स। एक और एग्जांपल देखिए, ये है पाइप, ठीक, ओके, इस पाइप के 2 फेस हैं, एक ये ओपनिंग फेस है और एक ये ओपनिंग फेस है, इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ, और ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस वाटर का जो वेलोसिटी फैक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, सॉरी, वेलोसिटी वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आपको ये वाटर इस बकेट में मिल जाता है ना, इस बकेट में देखिए वाटर आपको मिला, तो जो इसमें से फ्लक्स वाटर का गिर रहा है, निकल रहा है, ये इसको कहते हैं फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। इन 1 सेकेंड इंटेंसिटी ऑफ वाटर वेलोसिटी वेक्टर, वाटर्स वेलोसिटी वेक्टर इन 1 सेकेंड। ये जो इंटेंसिटी वाटर की 1 सेकेंड में आपको मिल रही है, दैट इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो इंटेंसिटी हमें मिलती है किसी भी वेक्टर फील्ड का, किसका, वेक्टर फील्ड का, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स क्लियर हो रहा है कि फ्लक्स किसे कहेंगे, ओके। अब देखिए ये एक ओपनिंग फेस है, तो क्या इस वाटर का जो वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड यानी वेलोसिटी वेक्टर इधर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि फ्लक्स फ्रॉम दिस फेस इज 0 बट फ्लक्स फ्रॉम दिस फेस इज मैक्सिमम। व्हाई, बिकॉज दोनों का जो डायरेक्शन है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एस की बात कर रहा हूं, दोनों का देखिए सेम डायरेक्शन है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वाटर के इंटेंसिटी का भी है, तो दोनों के बीच का थीटा कितना है, 0। और इसमें देखिए इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर है,
तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये देखिए ऐसे, तो ये 90 डिग्री नजर आ रहा है आपको। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या मिलता है, 0 मिलता है। और जब 0 डिग्री है तो थीटा फ्लक्स क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 सेकंड में यहां पे जितना भी वाटर आया, अब देखिए यहां पे आने के बाद वाटर का कोई डायरेक्शन है क्या, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बट मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड यस, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, यहां पर आने के बाद ये वाटर कैसा कहलाएगा, ये वाटर स्केलर कहलाएगा। लेकिन यहां तक देखिए, ये यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। यहां के क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, तो क्या कहलाएगा, इस पोजीशन तक वेलोसिटी वेक्टर है इसके पास, तो हम इसको क्या कहेंगे, वाटर को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही कि मैं फ्लक्स को क्या क्या किस तरफ लेके जा रहा हूं, फ्लक्स किधर समझ में आ रहा है हमें। फ्लक्स इज द इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर फील्ड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया से आने वाले 1 सेकंड में जो इंटेंसिटी हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड। उस इंटेंसिटी को कैलकुलेट हम कर सकते हैं, देखिए कैलकुलेट हम कर सकते हैं, इस वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर, 1 सेकंड में 5 लीटर आ गया, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। 1 लीटर है, इसका मतलब इंटेंसिटी इसकी बहुत लो है, यानी फ्लक्स कम आ रहा है, फ्लक्स ज्यादा आ रहा है ना। चलिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत समझ में आया। एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए। अब जैसे जैसे ये सन ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ठीक, और ऊपर गया, अब ये ऐसे होते चली जाएंगी। यानी यहां पर अब इस पोजीशन से फ्लक्स क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इस विंडो का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। यानी हम देख रहे हैं, इसका मतलब कि इंटेंसिटी घटते जा रही है, यहां पर फ्लक्स मिलने की इंटेंसिटी घट रही है। अगर फ्लक्स मिलने की इंटेंसिटी घट रही है तो कारण क्या है, यहां पर हम थीटा देख रहे हैं। थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, थीटा 90 डिग्री को रीच कर रहा है। किसको रीच कर रहा है, 90 डिग्री को, क्योंकि एरिया वेक्टर इस विंडो का किधर है, इस विंडो का एरिया वेक्टर, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, इस विंडो का एरिया वेक्टर इधर है और इसकी इंटेंसिटी देखिए पहले किधर थी, इधर थी, तो थीटा कितना था, 180 डिग्री। तो हमें फ्लक्स मिल रहा था, फ्लक्स फिर भी मैक्सिमम था। क्या था, अगर मैं एरिया का वेक्टर इधर माना तो 180 डिग्री, अगर एरिया का वेक्टर, ये एरिया का है और ये सन का है, एरिया मतलब मैं ds लिखता हूं, ठीक है, ये एरिया का, अगर ऐसा हुआ तो 180 डिग्री। अगर ds इसी डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे अंदर की तरफ, तब तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री में भी हमें मैक्सिमम मिलता है, फ्लक्स क्या मिलता है, 0 डिग्री पे भी हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है और 180 डिग्री पे भी हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है, लिख लीजिए। लेकिन एक बार बस डायरेक्शन चेंज होता है, क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। इधर की तरफ पॉजिटिव मान सकते हैं तो इधर की तरफ आप नेगेटिव मान लीजिएगा। क्लियर, फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स जा रहा है। क्लियर, अगर आप यहां से देखेंगे तो कहेंगे फ्लक्स अंदर जा रहा है, आप अंदर से देखेंगे तो कहेंगे फ्लक्स अंदर आ रहा है। तो डायरेक्शन का चेंज है बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री। ओके, ठीक है। अब जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा वैसे वैसे देखिए अब इसमें फ्लक्स आने लगेगा। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, और इसका डायरेक्शन किधर है, ये रहा। तो इनके बीच में एंगल कितना बना, ये बना, थीटा। अब जैसे जैसे सन इधर आ गया, इसका ये इधर हो गया, एरिया वेक्टर इधर है, अगर ऊपर मानते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
अगर इसका एरिया वेक्टर नीचे मानते हैं तो ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, बोथ हैव इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आई। और इस फेज से तो आपको कुछ मिला ही नहीं, इधर से सन आया, इधर से एयर आ रही है, तो इधर से आपको फ्लक्स मिला। तो ये जो आपको मिलता है ना, दिस इज नोन एज फ्लक्स ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। और ये किसकी वेक्टर फील्ड है? सनलाइट के इंटेंसिटी का वेक्टर है, जो कि हमको इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मिलता है। तो किसी भी ओपनिंग फेज से आने वाली इंटेंसिटी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। क्लियर है? थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझिए। ये एक लाइट है, मान लीजिए ये एक ब्लू कलर की लाइट आपको यहां पे दिख रही है। अब देखिए इसको इस तरह से समझिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसमें से आपको आने वाला जो इसमें से इंटेंसिटी आ रही है, जो इसमें से इंटेंसिटी आ रही है आपकी तरफ आंखों में जा रही है, जो इंटेंसिटी, वो क्या मैक्सिमम है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बस देखिएगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आने वाली इंटेंसिटी आपकी तरफ जो जा रही है वो मैक्सिमम है, यानी जाने की इंटेंसिटी भी उसी तरफ है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फेस है वो भी आप ही की तरफ है ना? अब धीरे धीरे इस एरिया को आप चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिए? इस तरीके से देखिए, इंटेंसिटी कुछ घट रही है, पहले मैक्सिमम दिख रहा होगा, अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इंटेंसिटी घट रही है और घटते चलेगी, और ये हो गया आपके लिए 0 फॉर दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी भी वो आपको दिख रहा है, जैसे कि इधर से तो इंटेंसिटी मिल रही थी, लेकिन इस विंडो से इंटेंसिटी नहीं मिल रही है। क्यों? देयर इज अ चेंज इन थीटा, इसके साथ परपेंडिकुलर बन रहा है। अभी देखिए, ये है इसका एरिया वेक्टर और ये है इंटेंसिटी का वेक्टर। किधर है इंटेंसिटी का वेक्टर? ये मिडिल फिंगर जो आपकी तरफ है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर ये ऐसे हो गया, अब देखिए वेक्टर भी, ये भी इधर ही है और ये भी, दोनों इन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो जो इंटेंसिटी, इस कलर की इंटेंसिटी आपके लाइट आंखों में आ रही है फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ दिस इंटेंसिटी फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाला जो इंटेंसिटी है इन 1 सेकेंड फॉर दिस वेक्टर फील्ड इज नोन एज फ्लक्स। ये मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो गया कि फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स बेसिकली हम किस क्वांटिटी को फ्लक्स कहेंगे? तो अब देखिए जरा, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। हमने इस पूरे इस छोटे से थ्योरी में, इस छोटी सी कहानी में हमने फ्लक्स को देखा कि किस पे डिपेंड करता है। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, राइट डाउन, फ्लक्स फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर फील्ड। सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया, हम एरिया लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? एरिया। थर्ड, एंगल लिंक्ड बिटवीन, एंगल लिंक्ड बिटवीन एरिया एंड, एरिया थोड़ा सा गैप दे दीजिए, एंड फ्लक्स इंटेंसिटी वेक्टर, या ये बोल दीजिए इंटेंसिटी। क्या ये चीज समझ में आया? यानी फ्लक्स जो भी है, ये फ्लक्स आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो जाएगा तो इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तब भी फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। क्लियर? और अगर एंगल लिंक्ड विथ इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया is 0 or 180, then we get maximum, otherwise 90 degree we get what? 0 flux. Okay,
तो हमको ये समझ में आ रहा है, तो हम अब फ्लक्स को लिख सकते हैं, फ्लक्स को समझ गए कि फ्लक्स कहते किसे हैं। यानी ओपनिंग फेज से आने वाली इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। ओके, चलिए मैं इसको रफ कर दूं बेटा, मैं रफ कर रहा हूं और फिर उसके बाद फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह से समझते हैं। ओके, चलिए और फिर हम इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं, हर चीज को इसको लिखेंगे। अगर चीजें ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, उसको फिर से रिपीट कीजिए, बार बार सुनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप बार बार जब सुनेंगे तो कोई ना कोई एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग में आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ फ्लक्स इसी को कहते हैं। ओके, अब हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ओके, इलेक्ट्रिक मींस होता है चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक के लिए फ्लक्स नहीं बोला जाता है, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होना चाहिए। जो वर्डिंग होती है वो ये होती है, इसका बेसिक मतलब इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है वो ओपन करते हैं तो इस तरह से ओपन होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम किसी भी इंटेंसिटी, किसी भी फील्ड वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर फील्ड की बात करते हैं। क्लियर? अब यहां तो इलेक्ट्रिक मींस हो गया बेसिकली चार्ज, ठीक है? तो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फ्लक्स। देखें कैसे, ये देखिए, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमने ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए इधर कोई प्लस चार्जेस का सिस्टम है और इधर माइनस चार्ज की तरफ ये जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? ऐसे जा रहा है। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही होंगी? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ऐसे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं? आपको दिख रहा है 1 2 3 4। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी जा रही हैं? 4। ये ऐसे। अगर मैं इस एरिया को ऐसे रख दूं तो अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 1 5 5। ये ऐसे। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 1 सेकेंड। ये मेरी बात समझ में? अब क्रॉस सेक्शन एरिया का फेस ऐसे कर दीजिए, तो फेस तो हो गया इधर। अब इस एरिया में से कोई फील्ड लाइंस जा रही है? नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर है, आपके एरिया का डायरेक्शन इधर है, ये रहा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया, यानी ये आउटसाइड है, तो 90 डिग्री हो गया, तो कोई भी फ्लक्स हमको मिलता नहीं। ये मेरे समझ में आ गया? देखिए, इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देते हैं। ये है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है? अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को जब तक हम ऐसे रखें, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फेस किधर है? इधर है। इसका एरिया वेक्टर किधर है? ये रहा, इधर है। इसका डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन यही है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया हमने। अभी देखिए कितना निकल रहा है इसमें से? 3 लाइन। इसमें से कितना निकल रहा था? 1 2 3 4 5। अब कितना निकल रहा है? 1 2 3। तो अब इसके साथ क्या बन गया? एंगल थीटा बन गया, ठीक? अब और जरा चेंज कर दीजिए, और थीटा छोटा हो गया, तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर है? इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इसका एरिया वेक्टर ये रहा। और चेंज कर दीजिए, ये बनाया हमने, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। और इधर ये रहा, एरिया वेक्टर के साथ
एंगल बनाएंगे। सरफेस के साथ थीटा है, ये किसके साथ है? सरफेस के साथ है। मुझे किसके साथ बनाना है? इसके साथ बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ये सरफेस के साथ है, मुझे किसके साथ बनाना है? इसके साथ बनाना है। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में। तो हम क्या देख रहे हैं कि थीटा जब 0 हो रहा है, थीटा जब 0 डिग्री या 180 मिल रहा है तो हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है। अब थीटा 0 और 180 कब मैक्सिमम देते हैं? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब देता है? थीटा कॉस थीटा अगर 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो हमें मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा में जब थीटा 90 डिग्री पुट करते हैं तब हमको फ्लक्स 0 मिलता है। ये बात समझ में आई? जब हम थीटा 0 डिग्री या 180 पुट करते हैं तो फ्लक्स हमको मैक्सिमम मिलता है, जब हम थीटा 90 डिग्री पुट करते हैं तो फ्लक्स हमको 0 मिलता है। इट मींस दैट, देखिए एरिया भी एक वेक्टर है और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या है? एक वेक्टर है। हमने कहा कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और थीटा बिटवीन देम। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम किस पे आ रहा है? कॉस थीटा से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट विथ एस कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस। तो इसी को क्या कहते हैं? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज आवर वर्किंग फॉर्मूला एंड वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला। इट इज वेरी यूजफुल इन गॉस लॉ ऑल्सो। ये गॉस लॉ के लिए आगे बनने वाला है। ये बात समझ में आया? तो फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें स्मॉल एरिया से चाहिए, कितने से चाहिए? एक स्मॉल एरिया से चाहिए, इस वाले एरिया से, तो क्या निकलेगा? ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अब देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? हम पहले नहीं बोल सकते कि स्केलर है या डॉट, ये वेक्टर है। ये हमको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने वाटर वाला एग्जांपल लिया था, है ना? जब बकेट में वाटर आ जाता है तो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? वो स्केलर में आ गया। यहाँ पे हमको प्रूफ भी हो गया कि यस, जब दो वेक्टर्स का मैक्सिमम 0 और 180 पे है, इट मींस दैट cos थीटा। और हम जानते हैं किसी भी, जैसे कि अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो फोर्स इंटू एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ डी कॉस थीटा। और मैं टॉर्क की बात करूं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? यानी एफ आर साइन थीटा होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी? ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है, और ये एक वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर मिलता है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर मिलता है। ये तो हमको पता है। तो यहां पे क्या मिल रहा है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिसाइड हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ क्रॉस एरिया ds। क्लियर? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, जल्दी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये तो हुआ। ये कंडीशंस कैसे आ रहे हैं? देखिए यहां पर हमारे पास एरिया भी यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कंडीशन अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म का दे दे, किसका दे दे? नॉन यूनिफॉर्म का दे दे। देखिए इधर पे, अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तब क्या करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म आपका ई भी नॉन यूनिफॉर्म ई एंड
एस बोथ, अगर दोनों इस तरह से हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज की वजह से, ये तो हो गया बहुत सारे चार्जेस की वजह से जहां एक प्लेट पे से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, ये यूनिफॉर्म हो गया, ठीक। लेकिन एक पॉइंट चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, ऐसे, ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता, देखिए दो मैं सरफेस बना रहा हूं, एक ये मैंने बनाया, ठीक, और एक सरफेस में ये बना रहा हूं, तो ये वाली यूनिफॉर्म सरफेस है और ये वाली नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। तो इसका कंडीशन भी पढ़ते हैं, इसका भी पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के लिए हमको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ता है। तो इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ निकल रही हैं ऐसे, देखिए जितना फ्लक्स इसमें से निकल रहा है इस एरिया से, क्या उतना ही फ्लक्स इसमें से भी निकल रहा है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं उतना ही इसमें से भी निकलेंगी फ्लक्स, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी लाइंस इसमें से आ रही हैं आगे चल करके उतनी ही लाइंस इसमें से जा रही हैं, तो फ्लक्स उतना ही होगा, क्या होगा, फ्लक्स उतना ही होगा। ओके चलिए अब हम देखते हैं कैसे। इस नॉन यूनिफॉर्म के लिए पहले देखिए, क्या इस पोजीशन पे जो फ्लक्स होगा, मैं कुछ एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ये इस पोजीशन पे इस चार्ज से दूरी r है, कितनी है, r मान लेते हैं, और यहां पर स्मॉल ds लेंथ लूं तो वो भी डायरेक्शन इसी में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, तो इसके लिए हो गया थीटा 0 डिग्री, तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, E डॉट ds हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा 0 तो मैक्सिमम मिल जाएगा मेरे को। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इस सरफेस का जो वेक्टर है वो ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहां थीटा बन गया। फिर मैं इसकी बात करता हूं, ये एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इसके साथ थीटा ये बन गया। हर बार देखिए यहां पे थीटा 1 है तो यहां पे थीटा 2 है, तो बार बार मुझे यहां पर इसके साथ थीटा 2 बन रहा है, इसके साथ थीटा 1 बन रहा है, तो यहां पर अलग फ्लक्स मिलेगा, यहां पे अलग फ्लक्स मिलेगा, यहां पे अलग फ्लक्स मिलेगा, यानी ये फ्लक्स 1 हो गया, ऊपर वाले के लिए फ्लक्स 2 निकलेगा और उससे ऊपर वाले के लिए फ्लक्स 3 निकलेगा। तो मुझे टोटल फ्लक्स कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर पोजीशन पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज है, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार थीटा भी चेंज कर रहा है, यस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी चेंज कर रही है, क्योंकि यहां पे आर कुछ है, यहां के लिए आर छोटा हो गया, यहां के लिए आर और बड़ा हो गया, R1 2 3, अगर वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, आप लिखते चलिएगा, R1 फॉर फर्स्ट, R2 फॉर सेकेंड, R3 फॉर थर्ड, इनकी वैल्यूज भी चेंज कर रही है, तो चार्ज से जितना R चेंज करेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा, यानी यहां पर E1 मिलता है तो यहां E2 मिलता है, ds हमारा कॉमन है, E3 मिलता है और ds ये है। अब थीटा भी हर बार चेंज है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3, जो कि हमारे लिए कैलकुलेशन करने को टफ कर दिया। अब कंडीशन इस वाले के लिए देखिए, मजा किस में आने वाला है ये देखिए, यहां पर अगर आप ds लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही और एरिया वेक्टर भी इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है और एरिया वेक्टर भी यही है, यहां पर लीजिए तो एरिया वेक्टर भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही भाई उसी डायरेक्शन में है, तो यहां पे भी थीटा 0 डिग्री, यहां पे भी थीटा 0 डिग्री, हर जगह पे थीटा, देखिए आप ds ड्रॉ कीजिए, आप ds ड्रॉ करेंगे हर जगह पे थीटा आपको क्या मिलेगा, 0 मिल रहा है।
और सभी का दूरी कितना है, r ही है, कैपिटल R मान लीजिए। तो जब हमें क्या मिल रहा है, देखिए जब हमने r कॉमन कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पोजीशन पे सेम हो गई। यानी हमारे लिए इस वाले कंडीशन के लिए कितना आसान हो गया। मैं नीचे ये रफ कर दे रहा हूं। ओके चलिए, देखिए अब ये मैं इस सरफेस के लिए समझा रहा हूं आपको। तो ये थीटा, ये सॉरी फ्लक्स ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 E2 E3, ये फ्लक्स ई ड्यू टू कर्व सरफेस, रेगुलर यूनिफॉर्म सरफेस के लिए। तो यहां पर देखिए ई आपका सेम है, ds भी आप सेम ले रहे हैं, और थीटा भी आप, cos थीटा भी आपका 0 डिग्री है। तो अब मुझे ये बताइए कैलकुलेशन किस में आपको अच्छा लगा, वो अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, जब हर जगह पे ई है और कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी मैं इसको क्या करूंगा, इंटू 13 कर दूंगा। 13 टाइम्स है ना। इफ देयर इज सो मेनी टाइम्स तो मैं सिंपल सा क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन करूंगा कि कहां से कहां तक होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से ये पूरा थीटा कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक बनेगा। तो ये थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 डिग्री से 180 तक, यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे पूरा फ्लक्स मिल जाएगा, मुझे पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया इसके लिए। इसके बाद मैं करता हूं अब नॉन यूनिफॉर्म वाले के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये नेट फ्लक्स है, कितना है, नेट है। ये यूनिफॉर्म के लिए है। अब नॉन यूनिफॉर्म वाले देखिए, मुझे दिक्कत नॉन यूनिफॉर्म से ही है, यूनिफॉर्म से दिक्कत नहीं है। अब तो मैं सीधे सिंपल सा कैलकुलेशन करूंगा, बात खत्म, क्लियर। तो हमारा टास्क आगे चल के क्या बनना चाहिए कि मैं ई भी कॉमन करूं और थीटा भी कॉमन लूं, तो मेरे को फ्लक्स नेट कैलकुलेट करने में आसान होगा। यही काम हम गॉस लॉ में करेंगे। क्या करेंगे, गॉस लॉ में करेंगे। बट इररेगुलर सरफेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स E1 प्लस फ्लक्स E2 प्लस फ्लक्स E3, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। इन सब की वैल्यू यहां पे ला करके कैलकुलेट कीजिए। तो ये टफ काम है, ये टफ काम है ना। तो हम ये करना पसंद करेंगे। देखिए फ्लक्स जितना यहां से मिलेगा उतना ही फ्लक्स यहां से भी तो मिल रहा है, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस कर रही है, इसको भी क्रॉस कर रही है। क्लियर होगी बात, फ्लक्स तो उतना ही आ रहा है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि जब हमें फ्लक्स बराबर मिल रहा है तो हम क्यों ना यूनिफॉर्म सरफेस एरिया ड्रॉ करें और हम सॉल्व कर लें, हम उसको कैलकुलेट कर लें। ये मेरी बात समझ में आई। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है और ये हमारा यूनिफॉर्म के लिए। ये हमारा वर्किंग फार्मूला रहेगा, या ये हमारा वर्किंग फार्मूला है, जनरल फार्मूला ये है। ओके, ये समझ में आ रहा है। अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पर देखिए नेक्स्ट उसी के आगे लिखते चलिए, इफ कंडीशंस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पहला आप क्या लिखिए, फर्स्ट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स कितना मिलता है, E डॉट एस मैक्सिमम, इसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहेंगे। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलता है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है, cos 90 हो जाएगा आपका 0। तीसरा देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ES, माइनस ऑफ ES। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है और ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर होगी बात। ये अगर आप इसको आउटसाइड कहेंगे तो इसको इनसाइड कहेंगे, अगर इसको आउटसाइड कहेंगे तो इसको इनसाइड कहेंगे, क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन एरिया का एक इधर फेस है तो एक उधर फेस है।
ओके, ये बात समझ में आए। अब जरा देखिए, अब cos थीटा का आपको ग्राफ पता होगा, है ना, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये π/2 कहते हैं, यानी 90 डिग्री, ये पाई। तो 0 से पाई तक जाने में देखिए वैल्यूज कैसे चेंज करती है। 0 से π/2 90 तक जाते हैं तो वैल्यूज धीरे धीरे घटती है। आप थीटा में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो देखिए y एक्सेस पे वैल्यू घट रही है। आप π/2 से आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव में वैल्यू इधर पे आपको मिलती है, निगेटिव में ये वैल्यू मिल रही है, बढ़ रही है। क्लियर? और अगर 90 से कम आते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है? 0 पे मिलती है और पाई पे मिलती है। इसमें -1 मिलता है और इसमें +1 मिलता है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है? π/2 पे मिलता है, 90 डिग्री पे मिलता है। क्लियर है? आप ग्राफ से भी कंसीडर कर सकते हैं कि कब फ्लक्स बढ़ेगा, कब फ्लक्स घटेगा। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझा। अब रही बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो फिर डेफिनेशन क्या लिखें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए जो हमने पढ़ा वही तो डेफिनेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? यही है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट डाउन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी which magnitudes depends on or equal to dot product of electric field intensity and cross section area. Electric flux is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity whose magnitude is equal to the dot product of electric field intensity with cross section area. That is clear. और इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि electric flux is the number of electric field lines cross linked with surface area. Number of electric field lines cross linked with cross section area. इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। बुक में आप अपना डेफिनेशन देख सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने डेफिनेशन दिया है वो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, प्यारा डेफिनेशन है, उसको आप लिख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट है हमने इसका सीखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि हम फ्लक्स कहते कैसे हैं और फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, और एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग और इसको कैसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहां पे देखिए मेरे ध्यान में आ गया एक चीज कि जब क्वेश्चन करने के बाद हम उसको नोट करेंगे। क्वेश्चन में ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही है, ठीक है। आपको बताना है कि इस सिलेंडर से थ्रू, इस सिलेंडर का सरफेस है, इस सिलेंडर के थ्रू कितना क्रॉस सेक्शन एरिया जा रहा है, सॉरी फ्लक्स कितना है ये कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इस सिलेंडर के थ्रू, कैलकुलेट कीजिए। आपके पास दोनों फॉर्मूला है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये मुझे बताइए। इफ देयर इज सो मेनी एरियाज, अगर बहुत सारे एरिया हैं तो मुझे बहुत जगहों पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बस मुझे इस चीज का ध्यान देना है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम मिले और थीटा सेम मिले। क्या मिलना चाहिए मुझे? थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम मिलेगी तो उस पूरे एरिया को मैं क्लोज इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा? क्लोज इंटीग्रेट करूंगा। अगर देखिए ये पूरा सरफेस एरिया ऐसे होता बेटा तो क्लोज इंटीग्रेशन 0 से 180 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मैं क्लोज इंटीग्रेशन क्या कर देता, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाता, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 2 पाई r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्लोज इंटीग्रेशन किससे मिलेगा, 2 पाई नहीं पाई r स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? पाई r स्क्वायर मिलेगा। एरिया का कर रहे हैं ना, तो कितना होगा, पाई r स्क्वायर होता है सर्कल का, ओके। और स्फीयर का होगा तो 4 पाई r स्क्वायर,
ओके, क्लियर होगी बात, है ना। स्फीयर का सरफेस एरिया होगा तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4πr²। क्लियर। चलिए आगे देखें, इसमें से मुझे फ्लक्स बताइए कितना होगा। देखिए कितने एरियाज हैं, ये एरिया नंबर 1, ये आपने सोचा, ये एरिया नंबर A2, और ये जो सिलेंड्रिकल एरिया आपको नजर आ रहा है, सिलेंडर जो कर्व जैसे चौक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और ये पूरा सिलेंडर का, तो 3 एरिया है इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखिए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का थीटा किधर है, डायरेक्शन किधर है, सॉरी इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का थीटा कितना है 180। इधर देखिए डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर है, हर जगह पे इसका किधर है, ऊपर है, तो देखिए इन सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, बिल्कुल, और थीटा भी क्या है, सेम है। इन सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है और थीटा भी क्या है, सेम है। इन सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम है और थीटा भी क्या है, सेम है। तो अगर मैं बात करूं A1 की बात करूं तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ ES हो जाएगा, और A2 की बात करूं तो प्लस ऑफ ES हो जाएगा, और A3 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, E डॉट ds लेकर के सॉल्व कर लीजिए, cos 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। और अगर मैं नेट की बात करूं तो E नेट क्या हो जाएगा, A1 का फ्लक्स ऑफ A1 प्लस फ्लक्स ऑफ A2 प्लस फ्लक्स ऑफ A3, ठीक। A1 की वजह से फ्लक्स कितना निकला था, पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, और ये 0 था तो फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। यहां पे माइनस क्यों आया, क्योंकि cos 180 है, यहां पे प्लस क्यों आया, क्योंकि cos 0 है। चलिए ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और हमें ये पूरा फ्लक्स समझ में भी आ गया, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, एंड लेक्चर इज ओवर फॉर दिस। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, देखेंगे गॉस लॉ क्या कहता है, या गॉस लॉ में क्या हमें पढ़ना है, कैसे समझना है, वो भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत टफ नहीं है। मुझे इस लेक्चर में एरिया वेक्टर समझ में आ गया, फ्लक्स समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन समझ में आ गया, और फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ें, एंड थैंक यू फॉर दिस lecture watching।